और अभी जब मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं तो ये आप देखिए बिल्कुल ताजा खबर ये है कि अंसारुल्लाह हौती की जानिब से बेन गुरियन एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा अटैक किया गया, बहुत बड़ा मिसाइल से हमला किया गया, सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। और ये कहते हुए हूती ने किया है कि अगर आप गजा में कत्लेआम नहीं रोकेंगे तो ये हमला जारी रहेगा। तो ये अपडेट बहुत बड़ी थी और हम उम्मीद करते हैं कि जयदीप सिंह बुंदेला साहब अब तक जो भी अपडेट है वो जरूर हमें देंगे ताकि कोई ऐसी अपडेट ना हो जो छूट जाए। तो इस वक्त की जो सबसे अहम खबर ये मैं स्क्रीन पे इसलिए दे रहा हूं ताकि आप देख सकें कि किस तरह से यहाँ पे हमला, एक तरीके से अटैक, यहाँ पे यमन लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक्स ऑन इजराइल इन सॉलिडेरिटी विद गाजा। तो यहाँ पे आप देखिए साफ साफ कहा गया है कि अगर आप जो है हमले को नहीं रोकते हैं, गाजा पे लोगों का कत्लेआम करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। ये बिल्कुल क्लियर कट हूती का शुरू से ये कहना, आप देखिए कि हम जो भी ये अटैक कर रहे हैं वो गाजा की हिमायत में कर रहे हैं। गाजा में आप क्यों कत्लेआम कर रहे हो? अब आप देखिए कि एक तरफ सीज फायर की बात है और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि हमला भी है सिर्फ ये कि हम पावरफुल हैं, हम पावरफुल हैं, यानी रस्सी जल गई बल न गया, ये वाली बात है। वरना इजराइल में जो तबाही हुई है वो सब जानते हैं कि किस कदर से तबाही हुई है। और ये आप देखिए यहाँ पे एक बड़ी खबर मैं समझता हूं कि ये है, और हूती नहीं बल्कि हिजबुल्लाह भी अब स्टैंड करने जा रहा है। और आप ये देखिए अभी कई खबरें मैं लेकर के हाजिर हुआ हूं जिसपे मैं इस वक्त गुफ्तगू करूंगा, बातचीत करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मोहम्मद उवैस सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। कलीम बादशाह साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है कि आप इतनी रात में भी हमसे जुड़े। लेकिन हम तो सिर्फ जो है मुझे लगा कि अपडेट जो भी है वो मैं आपकी खदमत में पेश कर दूं। तो ये अपडेट इस वक्त की अगर देखा जाए, ये हूती की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है और अभी तक इजराइल की तरफ से ये खबर नहीं आई, चूंकि अभी अभी ये अटैक हुआ है कि इजराइल ने इंटरसेप्ट किया या नहीं किया। लेकिन ये फ्रेश लॉन्चेस जो है वो है यहाँ पे। तो ये इस वक्त की कि जब हम आपसे लाइव हैं, रात है इस वक्त, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, तो मुझे लगा कि आपके खिदमत में ये पेश करूं। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि अब ईरान ने बहुत क्लियर कट कर दिया है। ईरान ने बाकायदा तहरीरी तौर पर एक तरीके से अपना फैसला न्यूक्लियर को लेकर के बिल्कुल वाजे कर दिया है, बल्कि एक तरीके से कहा जाए कि ऐलान कर दिया है। तो ये भी आप देखिए, ये खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ईरान ने कहा है आलमी जौहरी एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल कर दिया, सदर ईरान का बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया है। और ईरान ने आज जिस तरह से कहा कि हमारा जो ये यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम है वो न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि 90% तक, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। यहाँ पे आप देखिए ये शहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट मैं आपकी खदमत में पेश कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद उवैस सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं कि खबर ये आ रही कि अमेरिका सयूनी हुकूमत को B2 बम्बर देने जा रहा है। देखिए B2 बम्बर फ्लॉप हो चुका है, B2 बम्बर देने से अब कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये आप बिल्कुल इस बात को जहन में रख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझ रहा हूँ कि सिवाय गिदड़ बपकी के कुछ भी नहीं बचा है। और ये दुनिया के सामने आप ये देखिए कि दुनिया के सामने इजराइल और अमेरिका दोनों ये पेश करना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं और हमारे, वरना आप ये देखिए कि F-35 जो इनके लिए बहुत सुपर पावर था, बहुत पावरफुल मिसाइल था, या
ये फाइटर जेट थे, लेकिन उसे ईरान ने मार गिराया। अब B2 बॉम्बर के बारे में भी सुन लीजिए। B2 बॉम्बर के बारे में कल ही ये रिपोर्ट आई थी और आज फिर वहां पे क्लियर हो गया है कि B2 बॉम्बर को भी ईरान ने मार गिराया है। तो अब ये इजराइल को देंगे, भाई इजराइल को ना दे तब भी, भाई इजराइल को दे दे या ना दे, इजराइल के साथ लड़ कौन रहा है और अभी ईरान पे अटैक किसने किया है? तो इजराइल करे या अमेरिका करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहना कि इजराइल को B2 बम्बर दे रहा है, इससे अब कोई फर्क नहीं है। और ईरान ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि अब जो भी होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, यानी हम रुकने वाले नहीं हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, बहुत देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट का प्रोग्राम था इनका। तो अब आप देखिए यहाँ पे यूरेनियम इनरिचमेंट कि ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने मजलिस शूराए इस्लामी की तजवीज़ पर आमली जौहरी, ये मैं आपको बता दूं, मजलिस शूराए इस्लामी जो कहा जाता है ये पार्लियामेंट है, दरअसल वहाँ की कमेटी है, शूराई कमेटी जिसको कहते हैं। तो आलमी जौहरी एजेंसी के साथ ताउन, वही AIEA के बारे में ये बात हो रही है, साथ ताउन मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया। ये इक़दाम 25 जून को ईरान की पार्लियामेंट की जानिब से इस बिल की मंजूरी के बाद सामने आया है, जिसमें IAEA के साथ ताउन को मुअत्तल करने के बिल की मंजूरी दी गई थी। ये फैसला IAEA की जानिब से इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मबनी करारदाद के रद्द-ए-अमल में किया गया। इस करारदाद के मुताबिक जब तक ईरान की जौहरी तनसीबात और पुरअमन जौहरी सरगर्मियों की सलामती की जमानत न दी जाए, IAEA के मुआयनाकारों को ईरान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जमानत ईरान की आला कौमी सलामती काउंसिल की मंजूरी से मशरूत होगी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि आप देखिए, ग्रोसी के इक़दामात न सिर्फ गैर पेशा वाराना और मुतासबाना है, बल्कि इजराइल और अमेरिका की ईरान मुखालिफ पॉलिसियों में मामनत के भी मुतरादिफ हैं। ईरान की आला क़यादत अब इस बात पर गौर कर रही है कि ग्रोसी को ईरानी खुदमुख्तारी और सलामती के खिलाफ किरदार अदा करने पर नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया जाए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल वाज़े तौर पर आप देखिए यहाँ पे ईरान ने क्लियर कट कर दिया है। तो मैं उस पर आऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट खबरें इस वक्त की हैं मैं वो अपडेट कर दूं ख़ास तौर से, और जो हेडिंग इस वक्त आ रही, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये खबर भी मैं समझता हूँ कि है। और मैं जदीब भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास दिन से लेकर के अब तक कोई अपडेट है तो वो ज़रूर हमें दे दें, ताकि हम सामाईन तक, नाजरीन तक पहुंचा दें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लाइव अपडेट ये अभी की है। बच्ची की भूख के संकट के बीच इजराइल ने गाजा में शिशु फार्मूला चिकित्सा पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये आप देखिए कि इजराइल जिस तरह से जालिमाना हरकत कर रहा है, इजराइल मान नहीं रहा है। इजराइल जो है वो एक तरीके से जेनोसाइड जिसको कह ले वो मान रहा है। अब तमाम आज मुझसे एक साहब मुलाकात की और वो इतना ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू नहीं बचेंगे, नेतन्याहू को अब सीधे जो है वो फांसी पे चढ़ाया जाएगा। ऐसा एक साहब जो प्रोग्राम देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, और उन्होंने ये बात कही। मतलब आप सोचिए कि ये जिस तरह का जेनोसाइड, जिस तरह का कत्लेआम इजराइल ने किया है, वो चीज़ घर घर पहुंच गई है। नफरत इस कदर से नेतन्याहू के खिलाफ लोगों में बढ़ गई है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और आप देखिए कि अब वो दौर है कि जब लोगों के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है और चीज़ें घर घर तक पहुंच रही हैं। यहाँ पे जयदीप सिंह गुंदेला साहब ने शायद ये कहा है। सैयद नासिर साहब बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका ने अपना थॉट सिस्टम सऊदी में तैनात कर दिया है। तो ये देखिए, थॉट सिस्टम सऊदी में तैनात किया। इसके
क्या माने निकाले जाए। देखिए ये मुआहदा जयदीप साहब बहुत पहले था, और वो ये कि अगर वहां पे ये कहा गया था कि अगर खुदा न खास्ता कहीं खाना काबा पे न हमला हो जाए, इस तरह की बात करके, और वो थॉट जो है मैं एक चीज और आपको बताऊं जयदीप भाई, दरअसल जो अभी सऊदी अरब, कतर और यूएई में जो मुआहदा हुआ है जो बिलियन का, तो ये उसकी अदायगी है। थॉट सिस्टम इनका बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है और कोई काम नहीं आया, अभी आपने देखा। तो अब इनको लग रहा है कि ये तमाम जो ऐसे हमारे असलहे हैं या जो जंगी साजो सामान है, उनको किसी तरीके से बेच दिया जाए। तो इसलिए ये थाट जो है भाई कहाँ का इस्तेमाल होगा, कौन सऊदी अरब पे अटैक करने जा रहा है, कौन वहां पे मारने जा रहा है। ये कहना कि साहब हूती अटैक करेगा, बिल्कुल नहीं। और ईरान के साथ ईरान जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के, वो खुद सऊदी अरब इस बात को समझ रहा है। लेकिन चूंकि एक मुआहदा हुआ है और बिलियन में हुआ है, तो अब वो मुआहदे को पूरा कैसे किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज, अब यहाँ पे वो थॉट सिस्टम में 7 बैटरी जिनका खुद का राडार है और उसमें 44 लॉन्चर हैं। ये ठीक बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिवाय धंधे के अलावा कुछ भी इसमें नहीं है। यहाँ ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में बारूदी मवाद लगा दिया है। देखिए ईरान भी पूरी तैयारी में है। ईरान चूंकि ईरान ने क्लियर कर दिया कि हम न्यूक्लियर जो है अपना जो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोग्राम है वो हम रोकेंगे नहीं, ये बिल्कुल ईरान ने क्लियर कर दिया। और ईरान जो है वो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं वो खबर भी अभी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अब यहाँ पे आज दिन में भी एक खबर आई थी जहाँ पे आईडीएफ के लोग मारे गए हैं, और इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं अभी आपको दूंगा कि किस तरह से मोसाद के बड़े पैमाने पे लोग, आज 50 लोग जो है वो पकड़े गए हैं। मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो हिरासत में लिए गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। यहाँ पे आज गाजा में अलग अलग 4 घटनाओं में सैनिकों की हलाकतें और घायल हुए हैं, और उनके बख्तरबंद वाहन, मरकावा टैंक आदि तबाह हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दूसरा, जयदीप साहब ने कहा मुमताज भाई आप साइप्रस भी दूसरा गाजा फिलिस्तीन बनने वाला है। मुझे नहीं लग रहा है कि साइप्रस में ये बहुत टिक पाएंगे या वहां पे लोग पसंद करेंगे। वहां भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इनकी मुखालफत शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, बार बार इस बात का जिक्र आ रहा है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि जिस तरह से यूएनओ खबर देता है मुझे कई बार बड़ा डाउट हो जाता है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए, मैं 2-3 जो अपडेट हैं वो मैं आपको पेश करके और फिर मैं बात करूंगा। अब यहाँ पे ये खबर देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे मैं आऊंगा कि 14 इजरायली मंत्रियों ने नेतन्याहू से पश्चिम तट पर तुरंत कब्जा करने का आह्वान किया है कि फौरन जो है वहां पे आप कब्जा कर लीजिए, ऐसा नेतन्याहू से कहा गया। दूसरा जो है जो बार बार खबर दी गई है, संयुक्त राष्ट्र ने मुत्तहिदा अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गाजा पट्टी का 85% हिस्सा इजराइल सैन्य आदेशों और सैन्यकृत क्षेत्र के अधीन है। अब यहाँ पे पहले 72 था, 73 था, अब इन्होंने कहा कि 85%। मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये जो रिपोर्ट आती है ये इसके मतलब क्या है, क्यों इस तरह की रिपोर्ट यूएन की तरफ से आती है, इसके पीछे क्या है। क्योंकि आप ये देखिए कि अभी तक गाजा में जो हमास हैं, वहाँ जो कैप्टिव्स, वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पाए। तो सवाल ये है कि आप 85% पर आपने कब्जा कर लिया, तो हमास कहाँ है, हमास के लोग कहाँ हैं? क्या वो एक जगह पे सिमट गए या टनल के नीचे कहाँ है वो?
अब यहाँ पे देखिए अनादुलो की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को कहा कि गाजा पट्टी का 85% हिस्सा इजरायली सैन्यकृत क्षेत्रों में है, या विस्थापन के आदेशों के तहत है, या ऐसे क्षेत्रों में है जहां ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। यहाँ प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विस्थापन के आदेश लोगों की आवश्यकता, मानवीय सहायता तक पहुंच और सहायता कार्यकर्ताओं की जरूरतमंदों तक पहुंचने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर रहे हैं। खान यूनिस के 2 इलाकों जहां 80,000 लोग रहते हैं के लिए इजराइल के नवीनतम विस्थापन आदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जल सफाई और स्वास्थ्य पर काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र के साझेदारों ने हमें ये बताया है कि इस आदेश के परिणाम स्वरूप अल सत्तार, जो एक प्रमुख जल भंडार है, पहुंच से बाहर हो गया है, यानी वहां भी पानी रोकने की। अब यहाँ पे अल सत्तार यूनिस के लिए मुख्य जल वितरण केंद्र है तथा इस क्षेत्र में इजरायली पाइपलाइन के माध्यम से आने वाले पानी के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्ति बिंदु है। तो उन्होंने कहा कि जलाशय को किसी भी प्रकार की क्षति से शहर की जल वितरण प्रणाली ध्वस्त हो सकती है, जिसके गंभीर मानवीय परिणाम होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए एक तरीके से चेतावनी, और देखिए क्या कहा गया है कि दुजारिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि विस्थापन के आदेशों से महत्वपूर्ण सेवाओं पर दबाव पड़ेगा और लोगों को छोटे छोटे इलाकों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मार्च में संघर्ष विराम टूटने के बाद से और कल तक गाजा में लगभग 7,14,000 लोगों को एक बार फिर जबरन विस्थापित किया गया है, जिसमें से लगभग 29,000 लोग रविवार और सोमवार के बीच केवल 24 घंटे में विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों में गाजा में कोई भी आश्रय सहायता नहीं पहुंची है, और कहा कि हमारे आश्रय भागीदारों का कहना है कि सर्वेक्षण किए गए 97% स्थलों पर विस्थापित लोगों के खुले में सोने की सूचना है। तो इस तरह के वहां पे हालात पैदा हो गए हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे साफ साफ अगर देखा जाए तो ये तस्वीर यहाँ पे नजर आती है। जयदीप साहब ने एक और अपडेट दी है। ट्रंप धमकी दे रहा है कि हमारा ये प्रस्ताव आखिरी प्रस्ताव है, इसे दोनों को स्वीकार करना होगा, दोनों को यहाँ पे कहा जा रहा है। और यहाँ पे आप देखिए इसके अलावा मोहम्मद वैस सिद्दीकी साहब ने कहा है इजराइल हुकूमत दज्जाली लग रही है, सयूनी प्रधानमंत्री दज्जाल तो नहीं, हरकतें ऐसी ही दिख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ रजा खान साहब, आपने आसिफ रजा खान साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अमेरिका ने इजराइल को $510 बिलियन के हथियार सप्लाई को मंजूरी दी। हाँ, ये दिन में खबर आई थी और मैं उस खबर को मैंने लिया भी था दोपहर में जो हमने किया था। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है वो हालात गाजा के, जबकि सीजफायर की बात आ गई थी, और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं ये भी देख रहा था कि जो ये हमास है तो उसके पाले में बॉल है। देखिए इजराइल मान गया है, लेकिन सवाल ये है कि किन शर्तों पे इजराइल मान गया है। अगर जो हमास की बुनियादी शर्तें, क्या उनमें से कोई बात जो है वो करेगा कि नहीं करेगा, ये इम्पोर्टेंट है। सवाल ये है कि वहां से नाकाबंदी खत्म की जाए, दूसरी बात ये कि मुस्तकिल जंगबंदी की जाए, तीसरी बात ये है कि वहां से आईडीएफ को हटाया जाए। आप जो है हमास को हटाने की बात कर रहे हो, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको भी ये गौर करना पड़ेगा कि आप बात क्या कर रहे हो। तो ऐसे में ईरान ने शुरू किया मिशन मोसाद, इजराइल और अमेरिका से लेगा बदला। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं आप खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि इस खबर को माना जाएगा, इस खबर को देखा जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त की अगर देखा जाए तो ये बताई जा रही है, और मैं इसकी तफसील दूंगा। मिशन
मोसाद जो है, ईरान ने शुरू किया मिशन मोसाद। ये खबर क्या है, मैं आपको ये इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है बहुत है, और मैं इस खबर को यहाँ पे देखिए मैं ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा, और इसके बारे में तफसील भी मेरे ख्याल से बतानी बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे पहले वो फोटो जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर इस वक्त आई है, मैं सारी खबरें जो है अपडेट करूंगा आपको, लेकिन ये इस वक्त की आप देखिए बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट। हालांकि रात काफ़ी हो गई है, जयदीप साहब ने और शायद एक अपडेट दी है, लेकिन मैं भी ये अपडेट देते चलूँ यहाँ पे देखिए, और मैं इस पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। यहाँ पे ईरान ने इजराइल से युद्ध के लिए एक बार फिर तैयारी शुरू कर दी है। ये तैयारी इसलिए है कि अगर सीज फायर टूटता है तो इजराइल पहले की तरह ईरान को नुकसान न पहुंचा पाए। इसके लिए सबसे पहले ईरान ने मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया है। पूरे ईरान में सर्च अभियान चल रहा है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक ही दिन में 50 से ज्यादा संदिग्ध जो है वो पकड़े गए, मुश्तबा लोग। दूसरी तरफ ईरान ने समुद्र के अंदर अमेरिका से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। होर्मुज की तरफ माइंस रवाना की गई है ताकि वक्त जरूरत पड़ते ही होर्मुज को बंद किया जाए। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह की तैयारी जो है, और मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ा मिशन जो है वो शुरू किया है खास तौर से ईरान ने, और अब तक 700 से 750, यानी पहले 700 और अब 750 मोसाद के लोगों को ये पकड़ा गया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे इसे देखा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ईरान में मोसाद का नेटवर्क फैला हुआ है। अपनी जमीन पर जासूसों का ऐसा जाल जिसे तोड़ना ईरान के लिए बेहद जरूरी है। ईरान के मिशन का दूसरा ठिकाना विशाल जो है समुद्र है, जहां दुश्मन की लोकेशन पता है, इरादा पता है, लेकिन जंग की शुरुआत अभी नहीं हुई है। ईरान का प्लान 2 मोर्चे पर आगे निकलने का है, जिसमें पहला ईरान में मजबूत मुताद के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना है, और दूसरा समुंदर में यूएस और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी करने का है, और वो कर रहा है ईरान। और ये तैयारी इसलिए क्योंकि ईरान ने आज प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया है इनरिचमेंट वाले प्रोग्राम पे। अब आप ये देखिए अमेरिका खुफिया एजेंसी लगातार ईरान पर नजर रख रही है, और अब तक यही अंदाजा मिल रहा है कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश को नाकाम करने का एक्शन भी शुरू किया है। यह अमेरिका का यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि ये बेड़ा अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। यूएसएस कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कार्ल विंसन ईरान के करीब पहुंच चुका है। 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, और मुझे लग रहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये सिवाय दुनिया के सामने अपने आप को पावरफुल दिखाने के अलावा कुछ भी नहीं है। इतने अगर ये पावरफुल होते तो हूती को क्यों नहीं इन्होंने रोका, हूती से क्यों इन्होंने समझौता किया। इसलिए अब ये ईरान को डरा, जो हूती से नहीं जीत पाया वो ईरान को मिटाने की बात कर रहा है, वो ईरान को खत्म करने की बात। क्या दुनिया इतनी बेवकूफ है, दुनिया क्या इतनी पागल है, वो समझती नहीं। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को डेंजर जोन में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ईरान के युद्धपोत रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहा है, जिसके लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान गैस तेल की सप्लाई को रोक देगा। ईरान पर हमला होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। ईरान जानता है कि होर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो सूरत हाल मैं समझता हूँ वो भी बहुत ही अहम है। यहाँ पे शहरियार डॉक्टर
एम रिजवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बेस्ट ऑफ बेस्ट एक्सप्लेनेशन माशाल्लाह। प्लीज से माई सलाम टू फदील साहब, फिरोज अहमद। जी बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगा और वो ज़रूर इसे देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार साहब। मैं आ रहा हूँ, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, ये जानना ज़रूरी है। जो नए लोग हैं, जो पुराने वो तो जानते हैं, जो नए हैं वो समझ लें कि इसकी कैफियत क्या है। यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम रूट है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता जिससे अरब सागर जुड़ा है। यहीं से दुनिया का 30% तेल गुजरता है, 30%। आप ये देखिए कि 30% बहुत ज्यादा होता है। 30% यहाँ से तेल गुजरता है। 34 किलोमीटर सकरा समुद्री रास्ता ईरान के लिए आसान टारगेट है। 3 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन में ईरान एक बड़ा अवरोधक बनाना चाहता है। ये स्ट्रेट ईरान के नियंत्रण में है। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हुर्मुज में समुद्री माइंस लगाने का प्लान बना रहा है। रिपोर्ट मिली है कि युद्धपोत पर माइंस लोड किए जा चुके हैं। ईरान के युद्धपोत हुर्मुज की तरफ बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि सीक्रेट तरीके से माइंस लगा दी जाएगी। अगर ईरान कामयाब हो गया तो इस इलाके में किसी जहाज के जाते ही धमाका हो जाएगा और इसके लिए ईरान को मिसाइल दागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आप देखिए किस तरह से ईरान जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है। यानी जो लोग ये समझ रहे थे कि ईरान को दबा लिया जाएगा, ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, कम से कम वो यहाँ पे देख सकते हैं कि ईरान की कितनी बड़ी प्लानिंग है। फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे हैरत है कि जब आप हूती से नहीं जीत सके, अंसारुल्लाह से आप नहीं लड़ सके, आप ईरान से लड़ने की बात कर रहे हो। और ईरान के पास, जैसा कि अभी हमारे इससे पहले जो मेजर जनरल हैं जावेद इकबाल साहब ने, उन्होंने ये बात कही थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है एक बहुत बड़ी ताकत ईरान के पास है और इसका एतराफ यहाँ पे किया गया। अच्छा, यहाँ जयदीप साहब ने कहा है कि एदियोत एहरोनोत इंटरनेशनल इंटरसेप्ट मिसाइल की कीमत $12 मिलियन है। लेकिन बात कीमत की नहीं बल्कि महत्वपूर्ण मुद्दा मिसाइल भंडार को फिर से भरना है। लेकिन ये मिसाइल कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बटन दबाने से बन जाती है। ये जयदीप साहब ने लिखा है यहाँ पे। चैनल 12 हरदीम ने सीनेट में मतदान का बहिष्कार फिर से शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें सैन्य सेवा से छूट देने संबंधी मसौदा अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो खबर आ रही है वो बहुत, मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जिस तरह से एलन मस्क के बारे में बीच में खबर आई थी और उन्होंने अमेरिकन पार्टी बनाई थी, अब ये खबर आ रही है कि एलन मस्क ने बाकायदा चीन से हाथ मिला लिया है और वो अलग पार्टी और फिर एक बार आमने सामने, यानी डोनाल्ड ट्रंप और ये आमने सामने हो गए, ऐसी खबर आ रही है। खास तौर से मैं जिक्र कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क ये दोनों आमने सामने आने की बात कर रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अगर इस बार जीत मिली थी तो सब जानते हैं कि ये जीत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क ने दिलाई थी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। अगर सही बात यह है कि अगर एलन मस्क मैदान में उतरते हैं तो हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन ये देखिए ट्रंप से टकराव, चीन से याराना, मस्क की अमेरिका पार्टी ने मचाया बवाल, अब ये खबर आ रही है। तो इस खबर को भी हम जो है इम्पोर्टेंट खबर ही ये एक तरीके से देखा जाए। और यहाँ पे देखिए जो हेडिंग लग के आ रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे दोनों की तस्वीरें भी सामने इस वक्त देखने में आ रही हैं। तो मैं वो तस्वीर भी आप खिदमत पेश कर देता हूँ। और ये आप देखिए न्यूज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो भी है। तो
यहाँ पे आप देखिए मैं आपकी खिदमत में ये पेश कर रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लाइव नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ जो है शहर टीवी से भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि और ये खबर क्या है कि कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। इसी को चीन ने एलन मस्क को सपोर्ट करके सिद्ध किया है। टेस्ला और यहाँ स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच विवाद नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल को घटिया और पागलपन करार देते हुए इसके खिलाफ नई सियासी पार्टी अमेरिका पार्टी बनाने की घोषणा की है। ये बिल हाल ही में अमेरिका सेनेट में पास हुआ, जिससे देश का कर 3.3 ट्रिलियन डॉलर बढ़ने की आशंका है। अब यहाँ मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अगर ये पागलपन भरा खर्च बिल पास हुआ तो अगले ही दिन अमेरिका पार्टी बनेगी। हमारे देश को डेमोक्रेट रिपब्लिकन एक पक्षी व्यवस्था से अलग एक ऐसी पार्टी चाहिए जो लोगों की आवाज बने। इस बयान के बाद चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ हैशटैग वायरल हो गया है, जिसे 37 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया है। देखिए कैसे नजर रखी जा रही है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। यहाँ देखिए चीन में मस्क को भारी समर्थन मिल रहा है। एक वीवो यूजर ने लिखा है कि अगर एलन मस्क नई पार्टी बनाते हैं तो उनकी तकनीकी सोच राजनीति में नई ऊर्जा लाएगी, ये बदलाव देखने लायक होगा। एक अन्य यूजर ने कहा है कि भाई मस्क, हमारे पास 1 अरब से ज्यादा लोग आपके साथ हैं। मस्क की लोकप्रियता चीन में उनके कारोबारी सफलताओं और वहां के शीर्ष नेताओं से रिश्तों के कारण है। टेस्ला एकमात्र पश्चिमी कार निर्माता है जो चीन में स्थानीय ब्रांड से मुकाबला करती है। बता दें कि मस्क की मां माय मस्क भी चीन में सोशल मीडिया स्टार हैं और उनकी जीवनी वहां बेस्ट सेलर रही है। अब यहाँ दूसरी ओर ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ सोशल पर मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि सब्सिडी के बिना मस्क को अपनी दुकान बंद कर साउथ अफ्रीका वापस लौटना पड़ेगा। यानी बात यहाँ तक पहुंच गई है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां की सिचुएशन क्या होगी। ये जवाब में मस्क ने फिर एक्स पर लिखा है, मैं सचमुच कह रहा हूं, सभी सब्सिडी खत्म कर दो। मस्क का कहना है कि ये बिल न सिर्फ कर्ज बढ़ाएगा बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सब्सिडी खत्म कर लाखों नौकरियों को खतरे में डालेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये अब यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सवाल ये कि ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मस्क ने ट्रंप के बिल को पॉलिटिकल सुसाइड करार दिया था। ट्रंप ने जवाब में मस्क की कंपनियों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी पर सवाल उठाया। इसके साथ ही ट्रंप ने धमकी दी कि सब्सिडी खत्म कर देंगे। दोनों के बीच ये तनातनी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और चीन में लोग इसे अमेरिकी राजनीति में बदलाव की संभावनाओं के तौर पे देख रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट खबर थी, जिसे कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ देखिए ईरान इजराइल में सीज फायर पर तुर्की में बना कार्टून अर्दगान बढ़ के। इसके अलावा एक और बड़ी खबर इरान को मिला नई सुपर पावर के साथ अब इजराइल पर गरजेंगी चीनी फाइटर जेट। ये भी अपने आप में देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तस्वीर भी तीनों लीडरान की इस सुर्खी के साथ है। और ये मैं देखिए TV9 भारत ने भी इसको जारी किया है, तो मैं वो तस्वीर खास तौर से जो 3 लीडर हैं उनकी जारी की गई है और ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है और इसमें वही सुर्खी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं खास तौर से। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे ताज़ा खबर कुछ आई है जयदीप साहब ने दिया, मैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये आप देखिए ये तीनों तस्वीरें जो स्क्रीन पर मैं इस वक्त लाना चाहता हूँ वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तस्वीरें जो हैं और इनकी खबर
ये है कि ईरान और इजराइल का सीज फायर टूटने की कगार पे, ईरान और इजराइल का सीज फायर टूटने की कगार पे है। ईरान पर पिछले 3 दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं ईरान पर, हालांकि इजराइल ने इन हमलों से इनकार किया है। दूसरी तरफ ये भी तय हो गया है कि अगर इस बार सीज फायर टूटा तो हालात पहले से ज्यादा खराब होंगे। इजराइल के साथ खुले तौर पर अमेरिका खड़ा हो गया है, तो ईरान को भी रूस नहीं बल्कि एक नई सुपर पावर चीन का साथ मिल गया है। ड्रैगन जल्द ही ईरान को नए फाइटर जेट देने वाला है जो इजराइल की वायुसेना का मुकाबला करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि चीन और ईरान के बीच जल्दी फाइटर जेट की डील पूरी होने वाली है। ऐसा पहली बार होगा जब चीन सीधे ईरान को 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट से जेट-10 जवाब देगा। यहाँ पे खास बात यह है कि दोनों देशों में फाइटर जेट की डील तकरीबन 10 साल पहले 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त 2 कारण ऐसे थे जिनकी वजह से ये डील पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद ईरान ने रूस के साथ फाइटर जेट का सौदा किया था, तो 150 SU-35 का सौदा किया था, लेकिन रूस सिर्फ 4 जेट ही ईरान को दे पाया था, जिसके बाद ये सौदा भी रद्द हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से ईरान अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। अच्छा, यहाँ ताज़ा खबर जयदीप साहब ने दिया है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़। यहाँ पे यहूदी अधिकारियों ने चैनल 12 को बताया कि अगर हमास सारे कैदी छोड़ देता है तो गाजा में युद्ध बंद कर देंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये ईरान जो है वो हमास पहले छोड़ेगा, वो अपनी ही शर्तों पे कैदियों को वो छोड़ेगा। इसके अलावा जयदीप साहब ने लिखा है कि चैनल 11, इजराइल ने ईरान और सीरिया मुद्दे पर रूस के साथ एक गुप्त उच्च स्तरीय वार्ता की है। ये भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन कितनी सही है भी कह पाना मुश्किल है। यहाँ पे मोहम्मद वैस सिद्दीकी साहब लिख रहे हैं, जनाब मुमताज आलम साहब, आप श्री जयदीप सिंह बुंदेला जी के कमेंट पढ़ने की मेहरबानी करें, बहुत ज़रूरी खबरें। नहीं, मैं वो सब आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात मुकम्मल मुझे करनी थी, तो वो मैं कर रहा था और मेरे ख्याल से वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल 12, ये तो हमने शायद सेनेट में ये तो हमने पढ़ दिया था। इसके अलावा चैनल 12 ने आलोचना की है कि 60 दिन का सीज फायर स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमास के पास 20,000 लड़ाके हैं और वो सीज फायर का फायदा उठाकर अपनी ताकत को फिर से एकत्र कर लेगा। यहाँ मुझे लग रहा है कि हमास भी जो है और 20,000 इनके पास आंकड़े कहाँ से आ गए, जबकि खबर यह है कि करीब जो है 80,000 जो है इनके पास इस वक्त ताकत है। लेकिन मेरा मानना है कि हमास के पास 40-50 हजार 80, जदीप साहब जो रिपोर्ट पिछले दिनों लीक हुई थी उसमें यही कहा गया है कि 80,000 इस वक्त गाजा के पास, ये हमास पास लोग हैं। एक खबर आ रही कि सऊदी के नॉर्मलाइजेशन की शर्त में ये शर्त शामिल है कि हमास को सत्ता से बाहर होना चाहिए। हमास कभी भी इक़्तिदार में वो अभी आना ही नहीं चाह रहा है, इस तरीके के हालात हैं। हाँ, लेकिन ये कि वो एक चुनी हुई है और वो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। मुझे लग रहा है ऐसा क्यों कहा जा रहा है यहाँ। बहरहाल इसके अलावा देखिए, ईरान ने साफ कर दिया है कि समुद्री जहाज़ों के लिए 90% एनरिच्ड यूरेनियम की आवश्यकता होती है, इसलिए हम 90% यूरेनियम एनरिच करेंगे, लेकिन हमारा कोई उद्देश्य न्यूक्लियर बम बनाने का नहीं है। बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं और ये खबर आ गई थी दोपहर में भी, शायद मैंने इसका थोड़ा बहुत जिक्र किया या नहीं कर पाया मैं शायद। यहूदी ताज़ा खबर यह है कि यहूदी अधिकारियों ने चैनल 12 को बताया कि अगर हमास सारे कैदी छोड़ दे, इसका जिक्र हमने कर दिया है। कुछ और यहाँ पे खबर है, लेबनानी सेंट्रल बैंक के गवर्नर के भाई ने हिजबुल्लाह से कहा है कि अपने हथियार लेबनानी सरकार को सौंप दें, अन्यथा IOF वो हथियार बलपूर्वक ले लेगा। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मैं समझता हूँ, जो लेबनान से आई है। लेकिन हिजबुल्लाह ने जवाब दिया है कि हम ऐसी किसी धमकियों से नहीं डरते और ना ही हम किसी को भी अपने हथियार सौंपेंगे, यानी मर जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये आप देखिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम खबर
यहाँ पे जयदीप साहब बुंदेला ने अपडेट की थी और हमने भी कोशिश किया कि उसे आपको मुंतकिल कर दिया जाए, आपको बता दिया जाए। अब यहाँ पे एक और बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि सऊदी हम मनसब के नाम ईरानी वजीर खारजा का तहरीरी पैगाम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैं देखता हूँ कि आखिर क्या पैगाम भेजा है सऊदी अरब को। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान और सऊदी अरब बहुत करीब आ चुके हैं और इसका डर जो है वो अमेरिका को भी है, इसका डर आप ये समझ लीजिए कि वो इजराइल को भी है। और मुझे लग रहा है कि और कोई डर है ही नहीं सिवाय इसके कि ईरान और सऊदी अरब ये कैसे करीब आ रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, तो यहाँ देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तस्वीर मैं आपको पेश कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं इस पे बात भी करूँगा कि क्या क्या ख़त में कहा गया। यहाँ सऊदी ज़राए-ए-इब्लाग का कहना है कि फैसल बिन फरहान के नाम ईरानी वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री का ये तहरीरी पैगाम रियाज में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर अली रज़ा इनायती के ज़रिए सऊदी हुक्काम को पहुँचाया गया है। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक ये तहरीरी पैगाम सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी के हवाले किया गया है। सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी वास के मुताबिक इस पैगाम में दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग और तमाम शोबों में राब्तों की तक़वियत पर जोर दिया गया है। बताया गया है कि ईरान के सफ़ीर ने वजीर खारजा इराक़ची का पैगाम हवाले करने के वक्त सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा से बाहमी ताल्लुकात और दिलचस्पी के मुश्तरका उमूर के सिलसिले में भी बात की है। तो ये देखिए क्या बात हुई है। अब मुझे पता है कि सारी बातें सामने नहीं आती हैं, बहुत सारी बातों को छिपा दिया जाता है। तो अब क्या बात हुई है ईरान की, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कम से कम ये ऐसे हालात में सऊदी अरब, अब एक तरफ आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने अमेरिकी थॉट लिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ ईरान जो है वो अमेरिका से बातचीत कर रहा है। अब ये बड़ा तजस्सुस मामला है। फिर सवाल ये है कि खतरा किससे है सऊदी अरब को, कौन खतरा है? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि ईरान है और ईरान से मुसलसल जो है वो सऊदी अरब बातचीत कर रहा है। तो हमने जो बात कही है कि दरअसल जो सौदा हुआ है सऊदी अरब, कतर और यूएई में, तो उस सौदे को दरअसल कैसे पहुंचाया जाए, पूरा किया जाए, एक पैसा खर्च करना है, वरना कौन सा खतरा है? आप बताइए कहाँ का खतरा है, कौन हमला करने जा रहा है? सऊदी अरब पे या कतर पे या कोई हमला नहीं करने जा रहा है। ये सिर्फ जो है बेबुनियाद। यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि वेनेजुला के पीएम ने कहा है कि यूएस इजराइल व्हाट्सएप के थ्रू जासूसी करते हैं, इसलिए हम उसको बैन करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर। और मैं आपको बता दूं, मैं जब चीन गया था, मैंने चीन का भी दौरा किया है एस जयशंकर के साथ, मैं एक हफ्ते चीन रह के आया, तो वहाँ पर भी जो व्हाट्सएप है या ये सब वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर इस्तेमाल भी होता है तो वो दूसरी जगह से होता है, यानी चीन में ही नहीं चलता। इसी तरीके से जब हम ईरान का हमने दौरा किया तो वहाँ पर भी देखा कि इसका इस्तेमाल जो है वो ममनू है, यानी मना है वहाँ पे इसका इस्तेमाल, वहाँ ख़ास तौर से ईरान के लोग नहीं करते हैं। अब यहाँ की ये भी कहा करने जा रहे हैं कि योजना बनाई, इसका उद्देश्य हमास के मूवमेंट को घरों में सर्च करना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और खबर थी, खैर वो आगे पीछे खबर हो गई है, लेकिन यहाँ पे चीन सब कुछ अपना ही चलाता है, इन चोरों के ऐप और नेटवर्क को यूज नहीं करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो बहुत सारी चीजें अपनी चीन ने बना रखी है और ईरान भी जो है वो ये कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता, यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करता, फेसबुक वहाँ को इस्तेमाल नहीं करता, इसी तरीके से व्हाट्सएप का इस्तेमाल ईरान में नहीं, यानी अमेरिका इजराइल की जो भी बनी हुई चीज़ है उसका वो इस्तेमाल
नहीं करते हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट है। तो बहरहाल ये मुझे लग रहा है कि और तो एक ये भी इम्पोर्टेंट खबर थी। एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान में सयूनी हुकूमत से वाबस्ता 50 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए, ये खबर भी हमने पहुंचा दी। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये मैं समझता हूँ कि वो भी बता दूं कि जारियत की सूरत में, यानी अगर इजराइल या अमेरिका किसी तरह से हमले ईरान पर करते हैं तो दुश्मन को इस बार हम कुचल कर रख देंगे। ये ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हम इस बार फुल एंड फाइनल, और हम इस बार मानने वाले नहीं हैं। तो ये इस वक्त की बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम खबरें थी जो मैंने आपकी खदमत में अपडेट किया है, ताकि आप तक ये तमाम जो बिल्कुल ताज़ा खबरें यहाँ पे हैं। रिजवी जी गुड, चंदर सूरवंशी जी, न्यूज़ यू हैव विजिटेड चाइना, प्लीज टेल मी न्यूज़ ऑफ मुस्लिम इन चाइना। बिल्कुल मैं उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, युगर मुसलमानों के बारे में। मैं जब इनकलाब में था तो मैंने चीन के बारे में बहुत ज़्यादा मुखालफत, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट और मेरे कई आर्टिकल इस पे हैं, और आज भी मैं कोई चीन का हिमायती नहीं हूँ। और ख़ास तौर से ऐसी सूरत में कि जब वो हमारे ज़मीन पे, यानी भारत के ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हम उसके हामी नहीं हो सकते। देखिए, जब हम बात करते हैं चंद्र जी, तो हम बात ब्रॉड वे में करते हैं और एज ए जर्नलिस्ट देखते हैं और मिडिल ईस्ट को सामने रखते हैं। देखिए, हिंदुस्तान का एक अपना अलग पॉलिसी है, हिंदुस्तान अलग तरीके से, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा आपको थोड़ा से हमें युगर जो मुस्लिम है उनकी हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप कहते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं है, वहाँ पे आपको पूरा जो है, पूरा जो मिडवल हिस्ट्री है वो पढ़ना पड़ेगा। मैं उज़्बेकिस्तान भी गया हूँ, मैं आपको बता दूं, और मैं बाबर के गांव भी गया हूँ। तो समरकंद, बुखारा, ताशकंद, ये तीनों जगहों पे, और मैं उस सिल्क रोड पर भी आया हूँ कि जो चाइना से लेकर के यूरोप तक सिल्क रोड जाती है। आप जानते हैं उसको उर्दू में कहते हैं शाहराहे रेशम। तो उस पर भी मैं घुमा हूँ, मेरी पूरी एक किताब इस पर मौजूद है, तैमूर के देश में के नाम से। तो मैंने इस पर बहुत लिखा है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। वहाँ के जो मुस्लिम हैं, कौन है, क्या है, वो सब देखना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि बार बार ये चीज़ कहना, देखिए, जहाँ जो गलत हो रहा है उसको कभी कोई अच्छा नहीं कह सकता है, कभी कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। हम तो आसाम के बारे में भी कहते हैं, आसाम में जिस तरह से वहाँ अब भी जो डिटेंशन कैंप में लोग रहते हैं, रश्मि आरा का केस आपको पता होगा। मैं आसाम गया था जब रश्मि आरा को अरेस्ट किया था। रश्मि आरा कौन थी आपको पता है? रश्मि आरा वो है कि जिसका भाई फौज में था, उनके अब्बा फौज में थे, और वो यहीं के पैदा हुए। यानी बाप को और बेटे को तो मानते हैं कि वो इंडियन है, बेटे कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी। भाई कैसे हो सकता है? रश्मि आरा को जेल भेजा गया था, जेल में वो हमल से थी, उनकी वहां डिलीवरी हुई, मैं उस बच्ची से मिला, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लेकर के रश्मि आरा को राहत दी थी। तो वहां पर भी आप देखिए इस तरीके से। तो मतलब मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इस तरह की बातें जो हैं नहीं करनी चाहिए। खैर, यहाँ पे मुमताज भाई, इस बार भी क्या आप मुन्ना वंशल जी से मुलाकात करके उनके ताजिए का वीडियो बनाओगे क्या? ये कौन है मुन्ना वंशल जी? मैं नहीं जानता ये कौन है। मुझे जरा से इसकी डिटेल अगर आप देंगे तो मैं ज़रूर जो है उस पर गौर करूँगा। तो बहरहाल दे आर सेंडिंग मुस्लिम टू रिहेबिलिटेशन। नहीं, ठीक है, आपकी बात जो है मैं मानता हूँ, लेकिन हमेशा कभी कभी चंदर जी अच्छी बात भी कर लिया करो। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जो है इस तरह की बातें कटी जली। कुछ अच्छा भी सोचो, कुछ पॉजिटिव सोचो। मैं तो कभी किसी के खिलाफ नहीं रहता। और चंद्र जी, ये आपका अपने सवाल है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ हमेशा, आपको पता है।
मैं यहाँ पे जयदीप सिंह मुदरेबर, पिछली बार आपने अपने गांव में उनका वीडियो, अच्छा वो हो, बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे यहाँ छिद्दू मास्टर हैं, बहुत मशहूर हैं, वो चुनाव भी लड़ते हैं। तो उनका बिल्कुल ताजिया भी है, और वो जुलझना जाता है तो करते हैं। मैं ज़रूर शायद अच्छी तरह से उनका नाम याद नहीं, छिद्दू मास्टर, छिद्दू चमार के नाम से वो चुनाव भी लड़ते हैं, और वो अब तक 2-3 बार एमपी का इलेक्शन लड़ चुके हैं। बहुत बहुत पुराना सा घर है, तो और विधायकी का भी चुनाव लड़ सके हैं, और वो एक बार मेंबर भी रह चुके हैं जिला परिषद के। तो बहरहाल मैं ज़रूर कल ही शायद वो है, और मैं वो खबर आप तक एक एकता वाली जो है ज़रूर मैं कल लाइव हो सकता है मैं वो प्रोग्राम को करूं।